With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि Prelims to Interview 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं with features like live classes, one-to-one mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशबू ओबेरॉय है और मेरी रैंक 139 आई है इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में। मैं डीकेटी का थैंक यू करना चाहूँगी कि वो आए और वो मेरा इंटरव्यू और मेरी स्ट्रैटेजी जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं स्टार्ट करना चाहूँगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, जो मेरा ऑप्शनल था। मेरे 294 मार्क्स आए हैं, विच आर दी हाईएस्ट मार्क्स नोन एट द मोमेंट राइट नाउ फॉर दिस ईयर। I got 135 marks in paper 1 and 159 marks in paper 2. तो आज मैं आपसे अपना स्ट्रैटेजी और अपनी सोर्सेज शेयर करना चाहूँगी। सो स्टार्टिंग विद माय सोर्सेज, फर्स्टली काफ़ी लोग पूछते हैं कोचिंग के लिए, तो काफ़ी सारी कोचिंग अवेलेबल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मैंने पर्सनली ट्रस्ट आईएएस में ऑनलाइन कोचिंग अटेम्प्ट करी थी और उसकी ड्यूरेशन अराउंड 6 to 8 months की थी। इसके बाद मैंने थिंकर्स के लिए प्रसाद एंड प्रसाद फॉलो किया था और उसके बाद पेपर 2 में मेजरली पॉलिटी से बहुत ज़्यादा ओवरलैप होता है, तो मैंने पॉलिटी के जो अपने नोट्स हैं उनको भी काफ़ी डिटेल्ड बनाया और उनको भी काफ़ी मल्टीपल रिविजन्स दी ताकि मेरा जो पेपर 2 है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए। और टॉपर कॉपीज़ हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। काफ़ी वेबसाइट्स हैं, जैसे लुकमान आईएएस की वेबसाइट है, तो वहाँ पे टॉपर कॉपीज़ काफ़ी फ्रीली अवेलेबल होती हैं, तो मैं उनकी भी हेल्प लेती थी वैल्यू एडिशन करने के लिए, ये गैदर करने के लिए कि कैसे क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की जा सकती है। मेरी टॉपर कॉपीज़ भी अवेलेबल हैं, लुकमान आईएएस की साइट पे ही अवेलेबल होंगी। मैंने उनसे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी मैंने लुकमान आईएएस में, तो वो कॉपीज़ भी अवेलेबल हैं वहाँ पर। इसके बाद फिफ्थ आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए एक बेस बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चंस पिछले साल आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चंस आगे आएंगे। आई वुड एडवाइज 2014 या 2017 ऑनवर्ड्स एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें एंड ज़रूर फॉलो करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ में आता है मेरी सोर्सेज में सेकंड एआरसी की समरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट। तो जैसे आप पॉलिटी के आंसर्स लिखते हैं वैसे ही सेम आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आंसर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि यू नीड टू हैव सम स्पेसिफिक नॉलेज, सम स्पेसिफिक डेटा, एंड वो सेकंड एआरसी से आता है और कमीशंस एंड कमिटीज़ की रिपोर्ट से आता है। मैंने पर्सनली कोई ज़्यादा कमीशंस और कमिटीज़ को अलग से नहीं पढ़ा था, मैंने सेकंड एआरसी को ही पढ़ा था अच्छे से, एंड उसकी समरी में काफ़ी जेनरिक पॉइंट्स भी होते हैं, बट आपको एटलीस्ट उसकी मल्टीपल रिविजन्स की नीड है ताकि आप आइडिया लगा पाएँ कि उसमें क्या पॉइंट्स हैं और फिर आप उन पॉइंट्स को अपने आंसर्स में लिख पाएँ। सो व्हेन यू राइट एन आंसर एंड अगर आप उसमें सेकंड एआरसी को कोट कर पा रहे हैं तो यू राइट द स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट है, जैसे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट करप्शन और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी, तो यू राइट दैट डाउन द कोट और द सेंटेंस, एंड देन उसके बाद ब्रैकेट में आप छोटा सा सेकंड एआरसी लिखते हैं, जिससे जो एग्जामिनर है जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं उनको आइडिया लग जाएगा कि ये उन्होंने सेकंड एआरसी से कोट किया हुआ है। इसके बाद मैं आना चाहूँगी मेरी स्ट्रैटेजी पे। फर्स्ट इज़ वर्ड बाय वर्ड टॉपिक कवरेज ऑफ द ऑप्शनल सिलेबस। एवरी वर्ड दैट इज़ रिटन इन दी सिलेबस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी कोचिंग में या अगर कहीं और भी जहाँ से भी आप नोट्स ले रहे हैं, अगर वो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उन्होंने मिस भी कर दिया है तो वो आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन से कवर करें, बट कोई भी टॉपिक छोड़ के ना जाएं। सेकेंड इज़ लिंकिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक लिंक बिठाते हैं तो उससे जो एग्जामिनर है उनको आइडिया लगता है कि आपने पेपर 1 पेपर 2 दोनों बहुत अच्छे बैलेंस्ड वे में पढ़ा है। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल कल्चर तो वी कैन मेंशन रिग्स प्रिज्मेटिक सोसाइटी। अगर हम पीएम ऑफिस की बात कर रहे हैं तो हम लिंकिंग पिन मॉडल को लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं पेपर 2 में, तो हम लाइकर्ट सिस्टम 4 पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इसको मेंशन कर सकते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ पेपर 1।
तो आप थिंकर्स को जितना डायनेमिक कॉन्सेप्ट से जोड़ पाएंगे, जैसे कि डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो भी इंडिया में अभी स्कीम्स हैं या जो भी इंडिया में जिस फॉर्मेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होती है जो भी है, उससे आप किसी थिंकर को जोड़ना का ट्राई करें कि किसी थिंकर ने क्या बोला था एंड वो कैसे मैच करता है हमारी इंडियन फिलॉसफी को। इससे हमारा पेपर्स लिंक अच्छे से हो पाएंगे। एंड एवरी आंसर as per me should have at least one reference from the other paper. Third part is पैराग्राफ एंड पॉइंटर्स का मिक्स यूज़ करना है। सिर्फ पैराग्राफ लिखने सिर्फ अगर आप पॉइंट्स लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत शॉर्ट पड़ जाएगा एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पेजेस दैट हैव टू बी कवर्ड इन द ऑप्शनल आंसर्स। एंड अगर आप सिर्फ पैराग्राफ्स लिखेंगे तो वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट दैट पैराग्राफ आपका इंट्रो जो होता है वो बड़ा होना चाहिए, अच्छा खासा एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स का आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे ऑप्शनल में। आई एम नॉट सजेस्टिंग फॉर जीएस। ऑप्शनल में आप 4 to 5 लाइन्स का एटलीस्ट एक इंट्रो लिखें, उसके बाद आप पैराग्राफ्स में ही कंटिन्यू करें। बट जब आप एग्जाम्पल्स मेंशन कर रहे हैं तो और या फिर किसी थिंकर ने क्या क्या पॉइंटर्स दिए, मतलब क्या क्या उनकी फिलॉसफी के पॉइंट्स थे वो मेंशन कर रहे हैं, तो वो आप पॉइंट्स में कीजिए ताकि जो एग्जामिनर पढ़ रहे हैं उनको एक आइडिया लग जाए कि दिस पॉइंट इज मेंशन्ड, दिस इज मेंशन्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बॉडी में पैराग्राफ्स होने चाहिए एंड एज आई सेड समटाइम्स पॉइंट्स टू राइट एनी एग्जाम्पल्स और टू मेंशन द वेरियस philosophies given by thinkers. Next point is you should be making short notes of keywords for each thinker in paper 1 and use that diligently. So अगर मैं बात कर रही हूँ विल्सन की, तो मैं अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी। मेरे शॉर्ट नोट्स सिर्फ 1 पेज के होते थे एंड दैट वाज आल्सो नॉट अ रजिस्टर पेज, इट वाज अ वेरी शॉर्ट डायरी पेज। तो मैं इतने शॉर्ट नोट्स बनाती थी थिंकर्स के, जैसे विल्सन है तो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक कीवर्ड हो गया। ऐसे करते करते मैं बहुत सारे कीवर्ड्स लिख देती थी, जैसे डाइकोटमी है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो दैट वाज अनदर कीवर्ड फॉर मी। तो मैं ऐसे कीवर्ड्स मेंशन करती जाती थी ताकि जब मैं रिवाइज करूं वो कीवर्ड्स मेरे को बहुत अच्छे से याद हो जाए। And whenever a question used to come on Wilson, I made sure that I used to mention as much keywords as were relevant to the question, जो वो relevant भी हो question के लिए और साथ साथ ही वो mention भी हो पाए। तो मैं उतने ज़्यादा keywords ज़रूर mention करती थी अपने answers में। इससे आपके आंसर को एक edge मिलता है एंड अगेन जो एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ रहे हैं उनको ऐसे नहीं लगता कि आपने कुछ जेनेरिक लिखा हुआ है। ऑप्शनल में स्पेसिफिक नॉलेज की नीड होती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट इज डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। डायग्राम्स एंड ग्राफ्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ वेरी थियोरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स, बट उसमें भी स्कोप होता है कि आप थोड़े डायग्राम्स ऐड कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल लाइकर्ट का जो लिंकिंग पिन मॉडल है उनका एक ट्राइंगल शेप्ड डायग्राम होता है, आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा रिग्स की जो डिफरेंट रिग्स ने एक डायग्राम दिया हुआ था जिसमें उन्होंने डिफरेंट फैक्टर्स मेंशन किए हुए थे जो अफेक्ट करते हैं इवेंचुअली कोई भी पॉलिटिकल कल्चर को इन अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल देवर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एंड उसको आप एक सर्कुलर डायग्राम या किसी और डायग्राम से दिखा सकते हैं। ऐसे ही बार्नार्ड्स contribution satisfaction equilibrium theory is also something that you can make by a chart and that can be shown via a diagram. ऐसे ही आई वुड ऑल्सो रिकमेंड दैट आप ग्राफ्स का यूज़ करें। जैसे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो एवोल्यूशन है उसको आप एक ग्राफ से मेंशन कर सकते हैं कि वो कब लो थी, कब वो उसने अपनी हाइट्स रीच करी, फिर से डिक्लाइन हुआ, तो कैसे वो बढ़ा। विद दैट आई वुड रिकमेंड दैट आप डायग्राम्स, ग्राफ्स को थोड़ा ऐड करने की कोशिश करें एंड ये आप धीरे धीरे, इसके बाद मैं आना चाहूँगी नेक्स्ट पॉइंट पे कि आप जितने मॉक्स देंगे या आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उससे आपका ये स्ट्रैटेजी बेटर होगी कि आपको रियलाइज़ होगा कि आपने क्या लिखा है, आप शायद इसमें डायग्राम ऐड कर सकते थे और क्या एग्जांपल्स लिख सकते थे। उसके लिए अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप टॉपर कॉपी ज़रूर पढ़ें। आप इफ़ यू वांट तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं फॉर टेस्ट सीरीज़ एंड थर्डली आप खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन सेकेंड ARC पे आना चाहूँगी मैं कि सेकेंड ARC इज़ टू बी रेड एंड मल्टीपल रिविजन्स आर नीडेड। उसके भी आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं एंड सेकेंड ARC इज़ स्पेशली वैल्यूएबल फॉर पेपर नंबर 2। इसके बाद मैं जाना चाहूँगी माई बैकग्राउंड ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे।
So I personally, I'm a science student, so I never had a background in humanities and even public administration. मैंने अपना ऑप्शनल ऐसे चूज़ किया था. आई स्टडीड माई GS सब्जेक्ट्स फर्स्ट एंड आफ्टर स्टडिंग माई GS सब्जेक्ट्स आई रियलाइज दैट आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन पॉलिटी. तो उस इंटरेस्ट से आगे बढ़कर आई रियलाइज दैट पॉलिटी इज़ लिंक्ड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड दैट इज़ वन रीज़न वाई आई वेंट फॉरवर्ड विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और दूसरा रीज़न ये था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैसे भी इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत रेलेवेंट है, तो उसको पढ़कर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं कुछ बहुत नया पढ़ रही हूँ. ऑफ कोर्स थिंकर्स आर अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, तो वो मेरे लिए बहुत नए थे, बट उसके अलावा जो पेपर 2 है वो पॉलिटी से बहुत लिंक्ड है, काफ़ी ओवरलैप है, तो इसलिए मैंने वो पढ़ा. थर्ड, मैंने 6 to 8 मंथ्स में कोचिंग अपनी ट्रस्ट IAS ऑनलाइन कोचिंग के साथ मैंने अपना 6 to 8 मंथ्स में ऑप्शनल कवर कर लिया था. उसके अलावा मैं जब मेरा ऑप्शनल कवर हो गया देन केम द टाइम कि मैं रिवाइज़ करूं और मैं वैल्यू एडिशन करूं और मैं मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दूं. तो अब मैं आपके साथ एक सैम्पल पेपर डिस्कस करना चाहूँगी. लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर था जो मैंने अटेम्प्ट किया था, मैं उसको थोड़ा ब्रॉडली डिस्कस करना चाहूँगी ताकि आपको एक आइडिया लग पाए. पहली बात तो ये कि आप जब पेपर देने जाएं तो आप इस थॉट से जाएं कि आप पूरा पेपर कवर करेंगे. मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था और मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगी कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है. क्वालिटी चाहे किसी एक क्वेश्चन की आप कम कर दीजिए, बट अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने हैं ताकि आपके मार्क्स पूरे बन पाए एंड हर एक क्वेश्चन में एटलीस्ट आप कुछ मार्क्स लेकर आ पाए. ये है पहली बात. दूसरी बात ये कि आपने अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर देखा हो तो आपको ये पता होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंडेटरी होता है एंड उसके आगे क्या जो क्वेश्चंस हैं उनमें ऑप्शंस होते हैं. तो आई हैव बीन आस्क्ड कि ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, ये कैसे गैदर करें. तो मैं ये कहूँगी कि फर्स्टली दिस इज़ बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड सेकेंड इट इज़ बेस्ड ऑन कंटेंट. इंटरेस्ट में ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन चूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो आप इसके बारे में एक्चुअली कुछ लिख सकते हैं, प्रोज लिख सकते हैं, कॉन्स लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं. एंड सेकेंड पॉइंट इज कंटेंट. सिर्फ वो टॉपिक अच्छा होने से कुछ नहीं होता, आपको उस टॉपिक के बारे में कंटेंट भी होना चाहिए. सिर्फ अगर सिर्फ टॉपिक के बारे में आपको एक आइडिया होगा या आपको पसंद आ रहा होगा बट आपके पास अच्छा कंटेंट, एंड बाय कंटेंट आई डोंट मीन कि आप कुछ जेनेरिक लिखाएं, मैं कह रही हूँ कि आपके पास एक स्पेसिफिक कंटेंट होना चाहिए. मतलब आप पता चलना चाहिए कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं. इतना स्पेसिफिक कंटेंट अगर आपके पास है तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए. पेपर 1 में मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं थिंकर्स वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करती थी, क्योंकि मैं थिंकर्स बहुत अच्छे से पढ़ कर गई थी और मुझे हर थिंकर के बारे में कीवर्ड्स होते थे मेरे पास, तो मैं उन कीवर्ड्स को यूज़ करके अपना थिंकर्स का कंटेंट लिख सकती थी. इसलिए मैं हमेशा कीवर्ड्स पे ज़्यादा, मतलब थिंकर्स पे ज़्यादा ध्यान देती थी उन क्वेश्चंस पे. बट अगर हम पेपर 2 पे आते हैं तो पेपर 2 में थोड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं और थोड़े वेग क्वेश्चंस होते हैं. वेग क्वेश्चंस से मेरा मतलब है, अगर आपसे पूछा गया है गुड गवर्नेंस पे क्वेश्चन एंड ऐसा ही लेआउट है क्वेश्चन का कि व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस और समथिंग, तो वो थोड़ा वेग हो जाता है क्वेश्चन एंड आप उसमें कितना भी कंटेंट ऐड कर दें आपका आंसर थोड़ा जेनेरिक ही रहेगा. ये मेरा ओपिनियन था. तो मैं ऐसे वेग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करती थी. उसके इंस्टेड ऑफ दैट मैं ऐसे क्वेश्चंस ढूंढती थी जिसमें थोड़ा स्पेसिफिक मैटर हो. जैसे कि अगर मुझसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में और उनकी एवोल्यूशन के बारे में पूछा है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछा है, तो ये एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाता है एंड आप पॉइंटर्स में लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या रोल है, क्या एवोल्यूशन है. तो अगर इन दो क्वेश्चंस में मुझे चॉइस मिलती तो मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाले क्वेश्चन को चूज़ करती. इसके बाद मैं आपसे 2022 का पेपर 2 थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी, एक ब्रॉड आउटलाइन देना चाहूँगी कि कैसे मैंने आंसर्स लिखे. मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें हर एक पार्ट 10 मार्क्स का होता है वो शेयर करना चाहती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म. तो इसमें व्हेन यू स्टार्ट, दिस इज़ फ्रॉम एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपके पास ऑलरेडी इसके बारे में नोट्स होंगे और मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि हर एक जो भी टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसको एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ के ज़रूर जाइए, क्योंकि अगर 10 मार्कर वाले मैंडेटरी क्वेश्चन में कोई टॉपिक आ जाता है तो वो आप अटेम्प्ट कर पाएँ, इतना आपने एटलीस्ट पढ़ा हो.
तो जो ये क्वेश्चन है इसमें आप यू स्टार्ट ऑफ विद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, वो कब आई, वो कब गई, और उनके रूल के दौरान छोटा सा कुछ इंट्रो में आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म पे क्वेश्चन है, इसमें आप प्रोज, हमें आगे कीवर्ड दिया हुआ है कमेंट, तो कमेंट में आप अपना ओपिनियन देते हैं तो आप पहले प्रोज लिख सकते हैं, प्रोज नहीं, आप ये लिख सकते हैं कि फॉर द आर्ग्यूमेंट आप क्यों अग्री करते हैं कि सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म वो था, एंड अगर आपके पास कोई अगेंस्ट का आर्ग्यूमेंट है तो आप वो थोड़े से लाइंस में लिख सकते हैं। इवेंचुअली आप कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन आपका थोड़ा बैलेंस्ड ही होना चाहिए हमेशा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एग्जैक्टली बिल्कुल बैलेंस्ड कंक्लूजन का इतना कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, तो आप अगर आप अग्री करना चाहते हैं तो आप अग्री करिए कि येस इट वाज सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म, एंड अगर किसी ऑथर ने या किसी लर्नड पर्सन ने ये मेंशन किया है कि इट वाज सेंट्रल डेस्पोटिज्म या ऐसा कुछ बोला है, तो आप साथ में उनको रेफर कर सकते हैं कि एज ऑल्सो स्टेटेड बाय और एज ऑल्सो रेफर टू बाय दिस पर्सन, एंड देन उसके आगे यू कैन मेंशन इफ़ यू वांट टू मेंशन कि बट उनसे हमें ये अच्छे पॉइंटर्स भी मिले जो एक्चुअली अभी भी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट हैं। तो इससे आपका आंसर होलिस्टिक भी हो जाता है और बैलेंस्ड भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एडमिरेबली सर्वाइव्ड द चेंजिंग टाइम्स फ्रॉम कोलोनियलिज्म टू प्रेजेंट टाइम्स, कमेंट। तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पे क्वेश्चन है पूरा, एंड इसमें मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास आप इस जो जर्नी थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कि कब उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा थी, फिर कब उनकी इंपॉर्टेंस डिक्लाइन होगी, ऐसा करके एक एवोल्यूशन है, तो आप उसके लिए एक ग्राफ भी बना सकते हैं, एक ग्राफ बनाकर आ सकते हैं ताकि जो एग्जामिनर पढ़ रहे हैं उनको एक बेटर आइडिया लग जाए कि आपको एक एवोल्यूशन का आइडिया है। उसके बाद यू स्टार्ट योर आंसर। इंट्रोडक्शन में आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मेंशन करेंगे, वो कब इंट्रोड्यूस हुए इंडियन पॉलिटी में वो मेंशन कर सकते हैं, और उनका क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है छोटे में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं कि वो उनका चेंजिंग टाइम्स के साथ उन्होंने कैसे अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चेंज किया, तो आप वो पूरा आंसर मेंशन करेंगे। उसके बाद आप कंक्लूजन में ये मेंशन कर सकते हैं कि कैसे उनका जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ पावर है या इंपॉर्टेंस है, वो डिक्लाइन हुई या इंक्रीज हुई बेस्ड ऑन चेंजिंग टाइम्स, एंड एट द प्रेजेंट मोमेंट व्हाट इज़ द रोल एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसके साथ आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो इससे आपका आंसर अगेन थोड़ा होलिस्टिक भी हो जाता है और आपने सारे पॉइंटर्स को कवर भी कर लिया जो क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक रिकमेंडेशन जो देना चाहूँगी, सजेशन, वो ये है कि आप अपने क्वेश्चन में और आंसर में दोनों में अंडरलाइनिंग पे बहुत ध्यान दें। क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन करते जाइए जो भी कीवर्ड्स लगते हैं आपको। जैसे इस क्वेश्चन में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चेंजिंग टाइम्स, कोलोनियलिज्म, प्रेजेंट टाइम्स, ये चार चीज़ें क्वेश्चन में कीवर्ड्स हैं। अगर आप इन्हें अंडरलाइन कर लेंगे तो जब आप आंसर लिखने लगते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को तो मेंशन करेंगे ही, पर आप चेंजिंग टाइम्स में कोलोनियलिज्म वाले टाइम को भूलेंगे नहीं, और आपको प्रेजेंट टाइम पे वापस आना है, ये भी आप नहीं भूलेंगे। और आंसर में भी अंडरलाइनिंग का उतना ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आंसर जब आप लिखते हैं तो जब आप कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देते हैं, जैसे अगर आप किसी कमिटी या कमीशन को मेंशन कर रहे हैं कि इन कमिटी या कमीशन ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की इतनी वैल्यू होनी चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए एट दिस पर्टिकुलर टाइम, या फिर अगर आप मेंशन कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ अगर कोई ग्राम पंचायत आ गई या कोई और लोकल गवर्नमेंट आ गई तो उनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, तो आप लोकल गवर्नमेंट को अंडरलाइन कर सकते हैं। इससे आपके जो कीवर्ड्स हैं वो और बेटर वे में हाईलाइट हो जाएंगे एंड आपका आंसर और एनरिच्ड दिखेगा। इसके साथ मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसे ही आप सारे आगे के जो आंसर्स हैं उन्हें भी कवर कर लीजिए। हर एक टॉपिक पे अगेन थोड़े से नोट्स ज़रूर रखिए, और ऐसे करते करते आई होप जो दो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए उनसे आपको थोड़ा आइडिया लग गया है कि कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। विद दैट आई थिंक मेरी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रैटेजी है वो ऐसी ही यही है। एंड अगर आपको और कोई डाउट्स हैं या आपको मेरा एक चैनल है विच गोज़ बाय द नेम खुशबू AIR139, टेलीग्राम पे चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन्ड होगा इस वीडियो के, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं एंड होपफुली आपको उससे भी कोई हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच।